15 अगस्त भारत के लिए केवल एक तारीख नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, संघर्ष और गर्व का प्रतीक है। यह दिन हमें उन सभी महान व्यक्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को विदेशी शासन से आजाद कराया। उनके बलिदान और साहस की बदौलत ही हम आज अपनी मर्जी और विचारों के साथ जी सकते हैं। आज के दिन हर दिल में एक ही सवाल होना चाहिए कि क्या हमने अपने देश को उतना महान बना दिया है जितना हमारे शहीद चाहते थे। आजादी का मतलब सिर्फ 1947 की कहानी नहीं, बल्कि आज के भारत में अपने सपनों को आजाद करना भी है। आज के दिन पूरा भारत तिरंगे में रंग जाता है, आसमान में पतंगें उड़ती हैं और दिल में गर्व की लहर दौड़ती है। लेकिन सोचो, असली आजादी क्या सिर्फ विदेशी राज से मुक्ति है, या फिर यह अपने सपनों को जीने, अपने देश को आगे ले जाने और खुद को बदलने का नाम भी असली आजादी है। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जिसने न सिर्फ अपने सपनों को उड़ान दी, बल्कि पूरे भारत को यह सिखाया कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। जी हाँ, मिसाइल मैन, भारत रत्न और हमारे प्यारे पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी आत्मकथा हमें यह बताती है कि एक साधारण परिवार का बेटा भी अपने देश का गौरव बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, पुस्तक पीडिया की इस लेसन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित विंग्स ऑफ फायर बुक समरी को सुनने और समझने वाले हैं। तो चलिए, आज मैं आपको उनकी जिंदगी की वो उड़ान सुनाने जा रहा हूं जो हर भारतीय को अपने सपनों की आजादी का रास्ता दिखाती है। इस बुक समरी में 24 पॉइंट को कवर किया जाएगा जो 4 अध्यायों में विभाजित होंगे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अध्याय 1। पॉइंट 1, चाइल्डहुड। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक छोटा सा द्वीप है जहां चारों ओर समुद्र की लहरें, मंदिरों में बजती घंटियां और हवा में नमक की खुशबू है। और इसी शांत जगह में 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। घर बहुत साधारण था, यानी उनका बचपन गरीबी में गुजरा, लेकिन दिल में सपनों की दौलत थी। पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाकर तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम लाते ले जाते थे। माँ आशियम्मा एक धार्मिक और दयालु महिला थीं, जो अपने घर का खाना पड़ोसियों में भी बांट देती थीं। घर में पैसा बहुत कम था, लेकिन ईमानदारी, संस्कार, मेहनत और इंसानियत की दौलत भरपूर थी। कलाम के माता पिता ने उन्हें 2 सबसे बड़े तोहफे दिए, ईमानदारी और मेहनत का मूल्य सिखाया। पिताजी अक्सर कहते, बेटा, जीवन में किसी का हक मत मारना और ईमानदारी से जीवन जीना, और जो भी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो उसके लिए खूब मेहनत करना, क्योंकि मेहनत करने वालों को एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसके साथ ही अब्दुल कलाम अपनी मां को रोज गरीबों को खाना बांटते देखते, और यहीं से अब्दुल कलाम ने सीखा कि असली इंसानियत दूसरों की मदद में है, चाहे खुद के पास कम ही क्यों ना हो। यही संस्कार बाद में उनके नेतृत्व और सोच की नींव बने। बचपन में ही अब्दुल कलाम ने गरीबी की कठोर सच्चाई देखी, लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली, अगर मेहनत ईमानदारी से हो तो किस्मत भी बदलती है। अब्दुल कलाम सुबह सुबह अखबार बांटते ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें, यानी सुबह 4 बजे उठना, अखबार बांटना, फिर स्कूल जाना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन शाम होते ही समुद्र किनारे बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों को देखना उनका शौक था। कभी कभी वे दोस्तों से कहते, देखना, एक दिन मैं भी इन परिंदों की तरह आसमान में उड़ूंगा। पॉइंट 2, अर्ली इन्फ्लुएंसेस। हर बच्चे के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो चुपचाप उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। अब्दुल कलाम के लिए ये रोल उनके विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने निभाया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें पहली बार समझाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। एक दिन क्लास में अय्यर सर ने पक्षियों की उड़ान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अब्दुल कलाम को समुद्र किनारे ले जाकर पंछी को दिखते हुए कहा, देखो, ये पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं, संतुलन बनाने के लिए भी होते हैं। इसी तरह इंसान के सपनों को भी संतुलन चाहिए। ये शब्द अब्दुल कलाम के दिल में उतर गया। उन्हें लगा कि विज्ञान सिर्फ किताब में नहीं, बल्कि हर जगह है, लहरों में, हवा में, उड़ते पक्षियों में। अब्दुल कलाम के लिए ये सिर्फ एक विज्ञान की क्लास नहीं थी, ये उनके सपनों को दिशा देने वाला पल भी था। अय्यर साहब ने कहा, अगर तुम आसमान को छूना चाहते हो
तो पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाओ। इसी तरह उनके गणित शिक्षक ने सिखाया कि मेहनत और अनुशासन से कोई भी कठिन विषय आसान हो सकता है। कलाम ने यह बात हमेशा याद रखी कि कठिनाई दरअसल एक छिपा हुआ अवसर है। पॉइंट 3, एजुकेशन एट रामनाथपुरम। रामनाथपुरम के स्कूल में पढ़ाई के दौरान अब्दुल कलाम ने महसूस किया कि वे टॉपर नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सोचने के तरीके में भी है। वे एक औसत छात्र तो थे, लेकिन जिज्ञासा बहुत थी, यानी सवाल पूछने में सबसे आगे रहते थे। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वे बार बार पूछते जब तक पूरी तरह क्लियर ना हो जाए। एक बार उनके दोस्त ने मजाक में कहा, कलाम, तुम इतने सवाल पूछते हो कि मास्टर जी भी थक जाएं। कलाम ने हंसकर जवाब दिया, अगर सवाल ना पूछूं तो जवाब कैसे मिलेगा। अब्दुल कलाम के स्कूल में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई हर धर्म के बच्चे पढ़ते थे। उनके सबसे अच्छे दोस्त थे रामानाथ शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन, जो कि तीनों अलग अलग धर्म के थे लेकिन दिल से भाई जैसे थे। एक बार स्कूल में एक नया अध्यापक आया जिसने धर्म के आधार पर उन्हें अलग बैठाने की कोशिश की। ये सुनकर रामानाथ के पिता ने अध्यापक को समझाया कि बच्चों के दिल में नफरत डालने से पहले अपना दिल साफ करो। इस घटना ने कलाम के मन में एक गहरी छाप छोड़ी कि धर्म इंसानों को जोड़ने के लिए है, बांटने के लिए नहीं। पॉइंट 4, द कॉलेज ईयर्स। डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन का यह दौर उनके सपनों को आकार देने वाला साबित हुआ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। यहां उन्होंने फिजिक्स में स्नातक की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि उनका असली जुनून आसमान और उड़ान की दुनिया में है। फिजिक्स पढ़ते हुए भी वे मशीनों, पंखों और हवाई जहाजों के बारे में किताबें पढ़ते रहते थे। कॉलेज के दिनों में उनका जीवन बेहद सादा था। वे हॉस्टल में रहते थे, दोस्तों के साथ साधारण भोजन करते और ज्यादातर समय पढ़ाई में बिताते। इन वर्षों में उन्होंने अनुशासन, समय का महत्व और मेहनत की असली कीमत सीखी। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने का निश्चय किया, क्योंकि यही वह क्षेत्र था जहां वे अपने बचपन के उड़ान वाले सपनों को सच कर सकते थे। उनके इस निर्णय में उनके शिक्षक और कॉलेज में मिले अनुभवों की अहम भूमिका रही। तो उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT में दाखिला लिया और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग चुनी। MIT में उन्हें एक बार विमान का मॉडल बनाने का प्रोजेक्ट मिला, जिसकी डेडलाइन बहुत कम थी। 2 दिन और 2 रात बिना सोए उन्होंने अपनी टीम के साथ मॉडल तैयार किया। जब प्रोफेसर ने देखा तो बोले, तुम्हारे अंदर सिर्फ इंजीनियर नहीं, एक सपनों को सच करने वाला इंसान है। सही माहौल, मेहनत और सीखने की इच्छा किसी भी युवा को उसके असली लक्ष्य की ओर मोड़ सकती है, और यही अब्दुल कलाम के जीवन में हुआ। पॉइंट 5, ट्रेनिंग एट HAL। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंतिम चरण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बेंगलोर में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का मौका मिला। यह उनकी पढ़ाई का सबसे अहम और रोमांचक हिस्सा था, क्योंकि यहां उन्हें किताबों से बाहर निकलकर असली विमान इंजनों और मैकेनिकल सिस्टम्स पर काम करने का अनुभव मिला। HAL में उन्होंने 2 प्रमुख प्रकार के इंजनों, पिस्टन इंजन और टर्बोजेट इंजन पर काम किया। अब्दुल कलाम ने इंजनों को खोलना, उनके पार्ट्स की जांच करना, मरम्मत करना और फिर से असेंबल करना सीखा, और ये सब उन्होंने अनुभवी इंजीनियरों की देखरेख में किया, जो तकनीकी ज्ञान के साथ साथ अनुशासन और सटीकता की भी शिक्षा देते थे। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल कलाम सुबह से शाम तक हैंगर में समय बिताते, पायलटों और इंजीनियरों से सवाल पूछते और हर छोटी तकनीकी जानकारी को अपनी नोटबुक में दर्ज करते। ये समय उनके लिए एक प्रयोगशाला की तरह था, जहां हर दिन नई सीख और चुनौतियां मिलती थीं। पॉइंट 6, फर्स्ट जॉब। सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में पढ़ाई के बाद उन्होंने MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की और फिर इसके बाद बेंगलोर के HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में 6 महीने की ट्रेनिंग ली। HAL में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें हवाई जहाजों के इंजन, मैकेनिकल पार्ट्स और उड़ान के तकनीकी पहलुओं को बारीकी से समझने का मौका मिला। यह समय उनके लिए बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण था। न कोई सुविधा, न कोई अतिरिक्त साधन, लेकिन उनके अंदर सीखने
और बेहतर बनने की प्रबल इच्छा थी। HAL में उन्होंने विमान के इंजन को खोलना, जोड़ना और उसकी टेस्टिंग करना सीखा। इस अनुभव ने उनके तकनीकी कौशल को निखारा और उन्हें विमान क्षेत्र की वास्तविक चुनौतियों से रूबरू कराया। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का सपना देखा। उन्होंने पायलट की परीक्षा दी, लेकिन वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि सिर्फ 8 पद उपलब्ध थे। यह उनके जीवन का बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय आगे बढ़ने का फैसला किया। इसी दौरान उन्हें रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वैज्ञानिक के रूप में पहली नौकरी मिली। यहाँ उनका काम था छोटे हेलीकॉप्टर और रक्षा उपकरणों के डिजाइन पर काम करना। भले ही यह उनका पहला सपना नहीं था, लेकिन यह उनके करियर का महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। DRDO में काम करते हुए उन्होंने तकनीकी ज्ञान, टीम वर्क और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अहमियत सीखी और यहीं से उनके जीवन की दिशा तय होने लगी और आगे चलकर उन्होंने अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में बड़ा योगदान दिया। इससे हमें यही सीख मिलता है कि कभी कभी सपने पूरे न होने पर भी जीवन हमें बेहतर रास्ते पर ले जाता है, बशर्ते हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि मेहनत करते रहना चाहिए। पॉइंट 7 फर्स्ट फ्लाइट इनटू स्पेस रिसर्च, ISRO। HAL में प्रशिक्षण और DRDO में शुरुआती अनुभव के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के करियर में एक बड़ा मोड़ आया, जब उनका चयन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में हुआ। यह उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, बल्कि बचपन से संजोए सपनों का नया आसमान था। ISRO में उन्हें भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 प्रोजेक्ट में टीम लीड के रूप में काम करने का अवसर मिला। यह जिम्मेदारी बड़ी थी, क्योंकि भारत उस समय अपने दम पर अंतरिक्ष में प्रवेश करने की दिशा में पहला कदम रख रहा था। कलाम ने रॉकेट डिजाइन, ईंधन तकनीक और प्रक्षेपण प्रणालियों पर गहराई से काम किया। इस प्रोजेक्ट में उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करना पड़ा, जिससे उन्होंने टीम वर्क, योजना और धैर्य का महत्व सीखा। कई बार तकनीकी कठिनाइयां आईं, लेकिन कलाम ने इन्हें रुकावट नहीं, बल्कि सीखने का अवसर माना। पॉइंट 8 लर्निंग फ्रॉम विक्रम साराभाई। ISRO में काम करते समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देश के महान वैज्ञानिक और दूरदर्शी नेता डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ काम करने का दुर्लभ अवसर मिला। यह अनुभव उनके लिए केवल तकनीकी सीख नहीं, बल्कि नेतृत्व और जीवन दर्शन की गहरी शिक्षा भी था। डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान का उद्देश्य सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। कलाम ने उनसे सीखा कि बड़े सपनों को साकार करने के लिए संसाधनों की कमी को कभी बाधा नहीं मानना चाहिए, बल्कि रचनात्मकता और टीम वर्क से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। साराभाई के मार्गदर्शन में अब्दुल कलाम ने प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट और टीम को प्रेरित रखने की कला सीखी। साराभाई हमेशा समस्याओं को शांत मन से सुनते और फिर समाधान सुझाते थे, जिससे कलाम ने धैर्य और सकारात्मक सोच का महत्व समझा। इससे यही पता चलता है कि सही मेंटर जीवन की दिशा बदल सकता है। विक्रम साराभाई ने कलाम को न केवल एक बेहतर वैज्ञानिक, बल्कि एक दूरदर्शी नेता बनने की प्रेरणा दी, और यही गुण आगे चलकर भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। अध्याय 2 पॉइंट 9 SLV मिशन, बिगिनिंग ऑफ अ ड्रीम। ISRO में जुड़ने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 मिशन। यह भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जिसका सपना था भारत को अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेजने वाला आत्मनिर्भर देश बनाना। यह मिशन सिर्फ एक वैज्ञानिक परियोजना नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक था। अब्दुल कलाम को इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। शुरुआत में संसाधनों की कमी, तकनीकी चुनौतियां और अनुभव की कमी जैसी बड़ी बाधाएं थीं। टीम को रॉकेट के हर हिस्से को डिजाइन बनाना और टेस्ट करना था, वो भी सीमित बजट में। लेकिन अब्दुल कलाम का नेतृत्व, उनकी सकारात्मक सोच और टीम के प्रति भरोसे ने सभी को एकजुट रखा। 1979 में पहला लॉन्च प्रयास विफल रहा। यह पल टीम के लिए बहुत दुखद था, लेकिन अब्दुल कलाम ने हार मानने से इनकार कर दिया।
उन्होंने असफलता को सीख में बदला और सुधार पर ध्यान दिया। यह मिशन भारत के लिए सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान में कदम नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी, जहां सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस पैदा हुआ। SLV-3 ने आगे चलकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव मजबूत कर दी थी। पॉइंट 10, बिल्डिंग SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 का निर्माण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम के लिए एक रोमांचक लेकिन बेहद चुनौतीपूर्ण सफर था। यह भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट था, जिसे पूरी तरह भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को डिजाइन तैयार करना था। इसका उद्देश्य था भारत को अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना और अपने उपग्रह को खुद लॉन्च करने की क्षमता हासिल करना। कलाम ने इस मिशन में सिर्फ तकनीकी पहलुओं पर ही नहीं, बल्कि टीम की ऊर्जा और उत्साह बनाए रखने पर भी ध्यान दिया। संसाधनों की कमी, विदेशी तकनीक तक सीमित पहुंच और कई बार परीक्षण में असफलता जैसी चुनौतियां आई, लेकिन हर असफल टेस्ट के बाद टीम और भी मजबूत होकर अगले कदम की ओर बढ़ती गई। SLV-3 के निर्माण के दौरान रॉकेट डिजाइन, प्रणोदन प्रणाली और जटिल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल जैसे क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण अनुभव अर्जित किया। कलाम हमेशा कहते थे कि असफलता वास्तव में सफलता की सीढ़ी है, अगर उससे सीख ली जाए। इस पॉइंट में साफ झलकता है कि SLV-3 का निर्माण केवल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था, यह भारत की आत्मनिर्भरता, साहस और टीम वर्क का जीवंत प्रतीक था, जिसने देश को अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई पहचान दिलाई। पॉइंट 11, द फर्स्ट लॉन्च फेलियर 1979 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के इतिहास में एक अहम दिन आया। वो दिन था SLV-3 का पहला प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम महीनों की मेहनत के बाद तैयार खड़े थे। देश की उम्मीदें इस रॉकेट के साथ जुड़ी थीं। काउंटडाउन शुरू हुआ, रॉकेट आसमान की ओर बढ़ा, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही मिशन असफल हो गया। उपग्रह वांछित कक्षा में नहीं पहुंच सका। ये पल टीम के लिए बेहद निराशाजनक था। मीडिया में बहुत आलोचना हुई, जिससे टीम का मनोबल टूटने लगा। लेकिन इस असफलता के बीच कलाम का नेतृत्व सामने आया। उन्होंने जिम्मेदारी खुद ली, टीम को डांटने की बजाय उनका हौसला बढ़ाया और कहा, यह असफलता नहीं, सीखने का अवसर है। इसके बाद टीम ने हर तकनीकी खामी का विश्लेषण किया, इंजन के प्रदर्शन, कंट्रोल सिस्टम और समय प्रबंधन में सुधार किया। यह असफल लॉन्च उनके लिए एक मूल्यवान अनुभव साबित हुआ। इसमें सबसे बड़ा संदेश यही है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सफलता का पहला कदम होती है। इस एक झटके ने टीम को और मजबूत बना दिया और SLV-3 को सफल बनाने का जुनून और भी बढ़ा दिया। पॉइंट 12, सेकेंड लॉन्च सक्सेस 18 जुलाई 1980 का दिन भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। श्रीहरिकोटा से SLV-3 का दूसरा प्रक्षेपण होने वाला था। पिछली असफलता से सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने रॉकेट के हर हिस्से को बारीकी से जांचा, डिजाइन में सुधार किए और सिस्टम को बार बार टेस्ट किया। काउंटडाउन शुरू हुआ और जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, सबकी नजरें आसमान की ओर टिक गईं। इस बार सब कुछ योजना के मुताबिक चला। रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो अपने उपग्रह खुद लॉन्च कर सकते थे। लॉन्च साइट पर मौजूद वैज्ञानिकों के बीच खुशी के आंसू थे। अब्दुल कलाम के चेहरे पर संतोष और गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने टीम से कहा, यह जीत केवल हमारी नहीं, पूरे भारत की है। यह सफलता सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थी। इसने आने वाले सभी अंतरिक्ष मिशनों के लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा की एक मजबूत नींव रखी। यही वह पल था जब भारत के अंतरिक्ष सपनों ने सचमुच उड़ान भरी। पॉइंट 13, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि असफलता एक शिक्षक है जो हमें वो सिखाती है जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। SLV-3 के पहले लॉन्च की असफलता उनके जीवन में एक बड़ा सबक लेकर आई। उस समय वे मीडिया और समाज के दबाव को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय इसे सीखने और सुधारने का अवसर माना। अब्दुल कलाम ने सीखा कि असफलता का सामना करते समय सबसे जरूरी है जिम्मेदारी लेना और टीम का मनोबल बनाए रखना। उन्होंने अपने वरिष्ठ वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और प्रोफेसर सतीश धवन की नेतृत्व शैली से यह गुण अपनाया
कि नेता को असफलता में आगे खड़े होकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सफलता में टीम को आगे रखना चाहिए। उन्होंने यह भी महसूस किया कि तकनीकी क्षेत्र में हर असफल प्रयास असल में डेटा और अनुभव का खजाना होता है। रॉकेट के इंजन, सिस्टम डिजाइन और कंट्रोल मैकेनिज्म में आई कमियों को समझना और उन्हें सुधारना ही सफलता की कुंजी है। इसमें मुख्य सार यही है कि असफलता कोई डरने की चीज नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर सही नजरिए से देखा जाए तो असफलता वही ईंधन है जो सफलता को संभव बनाता है। पॉइंट 14, टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप लेसन्स। SVLV3 प्रोजेक्ट की सफलता के पीछे केवल तकनीक नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रेरित टीम की ताकत थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम समझते थे कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए टीम वर्क सबसे जरूरी है। उन्होंने टीम बनाने में 2 बातों पर खास ध्यान दिया: विश्वास और खुला संवाद। अब्दुल कलाम हमेशा अपनी टीम के विचारों को सुनते, चाहे वह जूनियर इंजीनियर हो या वरिष्ठ वैज्ञानिक। वे मानते थे कि हर व्यक्ति में एक अनोखी क्षमता होती है, जिसे सही दिशा दी जाए तो वह कमाल कर सकता है। उन्होंने काम का श्रेय हमेशा टीम को दिया और असफलता की जिम्मेदारी खुद ली। इससे टीम के अंदर एक सुरक्षा और भरोसे का माहौल हमेशा बना रहा। नेतृत्व के मामले में उन्होंने प्रोफेसर सतीश धवन से सीखा कि नेता को अपने लोगों को प्रयोग करने की आजादी देनी चाहिए, ताकि वे निडर होकर नए विचार ला सकें। साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर काम करने से टीम का फोकस और दक्षता बढ़ती है। पॉइंट 15, टुवर्ड्स मिसाइल डेवलपमेंट। SLV3 प्रोजेक्ट की सफलता के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने एक नया और चुनौतीपूर्ण रास्ता खुला, भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी मिसाइल विकास का। उस समय देश को अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए उन्नत मिसाइल तकनीक की जरूरत थी, क्योंकि विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना संभव नहीं था। भारत सरकार ने IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की दिशा में पहल शुरू की और अब्दुल कलाम को इस महत्वाकांक्षी मिशन में एक प्रमुख भूमिका सौंपी गई। यह जिम्मेदारी आसान नहीं थी, न तकनीक उपलब्ध थी, न ही पर्याप्त संसाधन, लेकिन अब्दुल कलाम का अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनुभव और मजबूत नेतृत्व इस नए क्षेत्र में काम आया। उन्होंने रॉकेट और लॉन्च तकनीक में सीखे गए सिद्धांतों को मिसाइल विकास में लागू करना शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा वैज्ञानिकों की एक समर्पित टीम बनाई, जो पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित समाधान तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध थी। इससे में यह स्पष्ट होता है कि कलाम केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार भी थे। उन्होंने महसूस किया कि अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक के बीच गहरा संबंध है और उसी से भारत की मिसाइल तकनीक की नींव रखी गई। अध्याय 3.16 द IGMDP मिशन बिगिंस। 1983 में भारत ने अपनी सुरक्षा और रक्षा क्षमता को नए स्तर पर ले जाने के लिए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की आधिकारिक शुरुआत की। इस महत्वाकांक्षी मिशन का उद्देश्य था पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विभिन्न प्रकार की मिसाइलें विकसित करना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को इस कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया, क्योंकि उनके पास SLV3 और अंतरिक्ष अभियानों का अनुभव था, जो मिसाइल तकनीक में सीधे काम आ सकता था। मिशन के तहत 5 प्रमुख मिसाइल परियोजनाएं तय की गईं। पृथ्वी, जो सतह से सतह पर मार करने वाली थी; त्रिशूल, जो कम दूरी पर मार कर सकती थी; आकाश, जो मध्यम दूरी पर मार कर सकती थी; नाग, जो टैंक रोधी थी; और अग्नि, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब्दुल कलाम ने इन प्रोजेक्ट्स को समय सीमा में पूरा करने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया और उन्हें तकनीकी व प्रशासनिक स्वतंत्रता दी। शुरुआत आसान नहीं थी। सीमित संसाधन, तकनीकी प्रतिबंध और विदेशी सहायता की कमी जैसी कई चुनौतियां सामने आईं, लेकिन कलाम ने अपने टीम में हम कर सकते हैं की भावना जगाई और हर बाधा को सीखने के अवसर में बदला। पॉइंट 17 अग्नि एंड पृथ्वी, इंडियाज प्राइड। IGMDP के तहत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की टीम ने 2 प्रमुख मिसाइलों अग्नि और पृथ्वी के विकास में इतिहास रच दिया। पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल थी, जबकि अग्नि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे भारत की सुरक्षा और सामरिक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया। इन मिसाइलों का निर्माण तकनीकी रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था,
टीम को इंजन, प्रणोदन, दिशा नियंत्रण और लक्ष्य सटीकता जैसी कई जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलते हुए अपने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि सीमित संसाधन और तकनीकी बाधाएं सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। 1979 से 1988 तक लगातार परीक्षणों और सुधारों के बाद पृथ्वी और अग्नि मिसाइलें सफलतापूर्वक कार्यरत हुईं। इनकी सफलता ने न केवल भारत को आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता दी, बल्कि पूरे देश में गर्व और आत्मविश्वास भी जगाया। इससे ये पता चलता है कि दृढ़ संकल्प, वैज्ञानिक कौशल और टीम वर्क से किसी भी राष्ट्र को अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें आज भी भारत की तकनीकी उन्नति और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक हैं। पॉइंट 18 त्रिशूल और आकाश प्रोजेक्ट्स। IGMDP के अगले चरण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की टीम ने त्रिशूल और आकाश मिसाइलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। त्रिशूल मिसाइल एक कम दूरी की सतह से हवा मिसाइल थी, जो विशेष रूप से हवाई हमलों से रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। आकाश मिसाइल मध्यम दूरी की सतह से हवा मिसाइल थी, जो भारतीय वायुसेना की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। इन प्रोजेक्ट्स में कई तकनीकी चुनौतियां थीं, मिसाइलों की गति, सटीकता, नियंत्रण प्रणाली और सुरक्षा, लेकिन फिर भी अपने स्टैंडर्ड्स को उच्च स्तर पर बनाए रखना आसान नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने टीम में विश्वास और प्रेरणा बनाए रखी और ये हमेशा सिखाते रहे कि असफलता केवल सीखने का अवसर है। उन्होंने टीम को हमेशा यह याद दिलाया कि हर छोटी सफलता देश की रक्षा क्षमता में बड़ा योगदान देती है। त्रिशूल और आकाश प्रोजेक्ट्स के सफल परीक्षणों ने भारत को सीमित संसाधनों और तकनीकी प्रतिबंधों के बावजूद आत्मनिर्भर मिसाइल प्रणाली विकसित करने में सक्षम बनाया। ये मिसाइलें न केवल देश की रक्षा को मजबूत करती हैं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के कौशल और समर्पण का जीवंत प्रमाण भी हैं। पॉइंट 19 ओवरकमिंग टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनकी टीम के लिए IGMDP के दौरान सबसे बड़ी लड़ाई तकनीकी बाधाओं से थी। भारत उस समय अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक में सीमित अनुभव और संसाधनों वाला देश था। रॉकेट और मिसाइल प्रणालियों के लिए सटीक इंजनों, प्रणोदन तकनीक, दिशा नियंत्रण और उच्च गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विकसित करना आसान नहीं था। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने इन कठिनाइयों का सामना पेशेंस और रिसर्च के माध्यम से किया। उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित किया कि हर असफल परीक्षण और तकनीकी विफलता सीखने का अवसर देती है। हर बार परीक्षण के बाद डेटा का विश्लेषण किया गया, कमियों को समझा गया और फिर उसको सुधारा गया। यही निरंतरता और धैर्य अंततः सफलता की कुंजी बनी। कभी कभी विदेशी तकनीक उपलब्ध नहीं थी, तो टीम को खुद से नई तकनीक विकसित करनी पड़ी। कलाम ने यह सुनिश्चित किया कि टीम के सभी सदस्य खुले मन से विचार साझा करें और हर चुनौती का सामना सामूहिक रूप से किया जाए। ये याद रखने योग्य बात है कि महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन धैर्य, रचनात्मक सोच और टीम वर्क से उन्हें पार किया जा सकता है। यही दृष्टिकोण भारत को आत्मनिर्भर मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में ले गया। पॉइंट 20 नेशनल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक योगदान और नेतृत्व को भारत ने समय समय पर मान्यता दी। SLV-3, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल परियोजनाओं की सफलता ने उन्हें न केवल वैज्ञानिकों और छात्रों के बीच लोकप्रिय बनाया, बल्कि पूरे देश का गर्व भी बने। उनके कार्यों के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार मिले। 1981 में उन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इन पुरस्कारों ने उनके तकनीकी कौशल, देशभक्ति और टीम लीडरशिप की सराहना की। 1997 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। यह सम्मान उनके पूरे जीवन और वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए था, जिसने देश को स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने में मदद की। अब्दुल कलाम हमेशा कहते थे कि पुरस्कार केवल पहचान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और प्रेरणा का प्रतीक हैं। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि सम्मान पाने का असली अर्थ है देश और समाज के लिए काम करना और नई पीढ़ी को प्रेरित करना। तो ये बात 100% सत्य है कि मेहनत, समर्पण और सच्ची सेवा भावना से व्यक्ति न केवल अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट बनता है, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनता है।
डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन में मिले पुरस्कार उनकी मेहनत और दूरदर्शिता का जीवंत प्रमाण हैं। अध्याय 4.21 थिंकिंग बियॉन्ड मिसाइल्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दृष्टिकोण केवल मिसाइल और अंतरिक्ष तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमेशा बड़े सपनों को देखा और सोचा कि साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग केवल सुरक्षा या रक्षा के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश के समग्र विकास के लिए भी होना चाहिए। उनके लिए वैज्ञानिक ज्ञान का असली मकसद था लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। IGMDP के सफल प्रोजेक्शंस और मिसाइल विकास के बाद अब्दुल कलाम ने अपने ध्यान को शिक्षा, ऊर्जा और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों की ओर केंद्रित किया। वे मानते थे कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और उन्हें प्रेरित करना और शिक्षित करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों में छात्रों से लगातार संवाद किया ताकि उनमें वैज्ञानिक सोच और इनोवेशन की भावना पैदा हो। इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम केवल मिसाइल मैन नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक और प्रेरक नेता थे। उन्होंने यह संदेश दिया कि विज्ञान और तकनीक का असली उपयोग तब है जब उसका प्रभाव समाज और राष्ट्र के कल्याण में दिखाई दे। उनके जीवन का यह पहलू हमें बड़े सपनों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी को जोड़ने की प्रेरणा देता है। पॉइंट 22 सर्विंग द नेशन इन डिफरेंट रोल्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश की सेवा कई अलग अलग भूमिकाओं में की। मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान ने भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद की, लेकिन उनका दृष्टिकोण हमेशा बड़ा और व्यापक था। DRDO और ISRO में वैज्ञानिक और नेता के रूप में काम करने के बाद उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए शिक्षा और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने विश्वविद्यालयों और संस्थानों में जाकर छात्रों से संवाद किया, उन्हें सपनों के पीछे जाने और कठिनाइयों से हार न मानने की प्रेरणा दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आगे चलकर 25 जुलाई 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने केवल राजनीतिक या औपचारिक जिम्मेदारियां नहीं निभाई, उन्होंने देश के युवाओं, वैज्ञानिकों और आम नागरिकों के साथ संवाद को प्राथमिकता दी। वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए क्योंकि उनका दृष्टिकोण हर वर्ग के लिए समान था और वे हमेशा देश की भलाई के लिए काम करते रहे। पॉइंट 23 विजन 2020। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना केवल मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम तक सीमित नहीं था। उनका दृष्टिकोण भारत के समग्र विकास की ओर था। इस विचार को उन्होंने विजन 2020 के रूप में पेश किया। उनका लक्ष्य था कि 2020 तक भारत एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, जहां गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा जैसी समस्याएं न्यूनतम हों। अब्दुल कलाम ने यह मान्यता दी कि विज्ञान और तकनीक ही देश को तेजी से विकसित करने का सबसे बड़ा साधन है। उन्होंने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे इनोवेशन, रिसर्च और एजुकेशन के माध्यम से भारत को नए शिखरों पर ले जाएं। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण और सामाजिक विकास पर भी जोर दिया ताकि तकनीकी उन्नति का लाभ हर नागरिक तक पहुंच सके। विजन 2020 केवल एक तकनीकी या आर्थिक योजना नहीं थी, यह एक राष्ट्र निर्माण का दृष्टिकोण था जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण और सामाजिक समानता सभी शामिल थे। कलाम ने इसे लेकर लगातार व्याख्यान दिए, किताबें लिखीं और युवाओं को प्रेरित किया। पॉइंट 24 रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन केवल वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्म और आत्मनिरीक्षण में भी समृद्ध था। वे मानते थे कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि अपने कर्मों, विचारों और व्यवहार के माध्यम से समाज और मानवता के लिए योगदान देना भी है। अब्दुल कलाम के लिए विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक थे। उन्होंने समझा कि तकनीकी उन्नति और मानसिक संतुलन साथ साथ चलें तो व्यक्ति और समाज दोनों का विकास संभव है। वे नियमित ध्यान और सरल जीवन शैली के माध्यम से मानसिक शांति पाते थे और इसे अपने जीवन का आधार मानते थे। वे हमेशा युवाओं से कहते थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि नैतिक मूल्यों, धैर्य, अनुशासन और ईमानदारी की भी आवश्यकता है। उनके विचारों में स्पष्ट है कि इंसान का असली मूल्य उसकी सेवा भावना और दूसरों के लिए योगदान में निहित है।
इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की महानता केवल उनके वैज्ञानिक और नेतृत्व कौशल में नहीं, बल्कि उनके जीवन दर्शन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में भी थी। उनके विचार आज भी हमें सिखाते हैं कि संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन ही सच्ची सफलता है। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर बुक सिर्फ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने हालातों से लड़कर अपने सपनों को पंख दिया है। अगर कलाम साहब एक छोटे से गांव से निकलकर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो हम और आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगर सच में चाहते हैं कि आप और आपका देश, भारत और भी ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो पहला कदम है खुद को बदलना, सीखना और फिर आगे बढ़ना। पुस्तकपीडिया के माध्यम से बुक समरी हम आपके लिए लाते हैं, ताकि आप उन किताबों से सीख कर आप अपने जीवन में सफलता पाने के साथ देश को आगे ले जाने में योगदान दें। क्योंकि दोस्तों, किताबें सिर्फ पन्नों और शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि वो आपके कल को बदलने की ताकत रखती हैं। तो अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे जरूरी, पुस्तकपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली प्रेरणादायक बुक समरी आप मिस ना कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं पुस्तकपीडिया के नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।